गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास हमने ली थी वर्ण विचार। आपको पता है कि जब शब्दों को टुकड़े करते हैं और उनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण। लेकिन जब उन्हीं वर्णों को एक आज हम जो टॉपिक लेंगे वो क्या है, शब्द विचार। तो शब्द क्या है, यानी जिस शब्द को हमने तोड़ा उसके टुकड़े किए तो वो क्या है, वर्ण। लेकिन जब उन्हीं वर्णों को एक साथ इकट्ठा कर दिया और अगर हमें वो सार्थक प्रतीति करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सार्थक प्रतीति, यानी कि वो कोई अर्थ दे रहे हैं, यानी कोई ना कोई अर्थ दे रहे, बिना अर्थ वाले जो शब्द होते वो शब्द नहीं कहलाते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द। जैसे कि क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो ये क्या है, इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या है, वर्ण है। लेकिन जब इनको पूरा एक साथ मिलाकर हम लिखेंगे तो हो जाएगा क म ल। तो ये एक शब्द कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कमल एक फूल का नाम है। समझ में आया। तो वर्णों को जब हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ समूह बनाते हैं, पूरे वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं और वो एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है जो निश्चित अर्थ देता है, उसे हम शब्द कहते हैं। और अगर दूसरी परिभाषा, यानी वर्ण क्या है, भाषा की न्यूनतम इकाई। और अगर पूछे कि भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई क्या है, तो वो क्या है, शब्द। अब शब्द जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो हमारे देश में पहले क्या था, अंग्रेजों का राज था, उससे पहले दूसरे थे। तो जो भी लोग व्यापार करने के लिए आते थे तो कुछ न कुछ बोलते थे, यानी अलग अलग देशों के शब्द हमारे यहाँ पर हिंदी में मिक्स हो गए हैं, इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति जो है उसके आधार पर भी हम शब्द को वापस से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, यानी शब्द को किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से उसकी रचना की गई है, तो वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। फिर अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी मुख्य रूप से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, चौथा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। उसी के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी शब्द जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा अविकारी। अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द की उत्पत्ति या जन्म किस तरीके से हुआ है। पहला है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है, हिंदी जो है वो हमारी पूरी कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। तो तत्सम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत के समान है, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द जैसे थे वैसे ही हमने हमारी हिंदी में प्रयोग में ले, उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, जल, हस्त, यानी इन शब्दों को हिंदी में जिस तरीके से प्रयोग में ले रहे हैं वैसे ही संस्कृत में भी प्रयोग लेते हैं, और जैसे संस्कृत में प्रयोग में लेते हैं वैसे ही हिंदी में लेते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के सीधे प्रयोग में लाए गए, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। अगला है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं, सारे शब्द किसके हैं, संस्कृत के हैं, लेकिन उनमें क्या कर दिया है, सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है और उसे हिंदी में प्रयोग में लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। जैसे अग्नि, संस्कृत में अग्नि शब्द है,
वही तत्सम है। लेकिन जब हिंदी में इसे प्रयोग में लिया, लोगों को बोलने में कठिनाई हुई, तो उसे तोड़ मरोड़ कर प्रयोग में लिया। तो अग्नि को क्या कर दिया? आग। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसे लिख दिया कि अग्नि का तद्भव शब्द लिखो तो क्या हो जाएगा? आग। उसी तरीके से जल, पानी, हस्त, हाथ, उष्ट्र तत्सम शब्द है, तो उष्ट्र का क्या बन जाएगा? ऊंट। इसी तरीके से देशज शब्द होते हैं। देशज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वे शब्द जो हमारे देश में सुविधा के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, यानी जिस तरीके से हमें आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे हमने उसे प्रयोग में लिया, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जैसे कि बहुत सारे ग्रामीण इलाके जो शब्द होते हैं वे देशज शब्द ही कहलाते हैं। जैसे कि थाली, कटोरी, गिलास, और सब्जियों के नाम जैसे कि बैंगन, ये सारी चीजें क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। तो आपको अगर एग्जाम में ये आ जाए कि कोई सा भी ये बहुत सारे शब्द दे रखे और आपको कह दे कि देशज शब्द छाटिए, तत्सम शब्द छाटिए, तो देशज शब्द कौन से होंगे? जो ग्रामीण इलाके के हैं और हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लिया है, वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। उसी तरीके से विदेशी शब्द। अब विदेशी क्या है कि बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में पहले व्यापार करने के लिए आते थे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, और बहुत सारे देशों के लोग जैसे कि पुर्तगाल से आते थे, चीन से आए, फ्रांस से आए, अरब से आए। तो वो सारे लोग जैसे ही व्यापार करने के लिए आते थे, वो उनकी उधर की भाषा जो है हमारे इधर बोलने लगे, और हमारे इधर के जो व्यापारी थे, जो लोग थे, वो उनके संपर्क में आए, और इस तरीके से उन्होंने भी उन विदेशी भाषाओं को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और उनका जब व्याकरण बनाई गई हमारी हिंदी, तो उन शब्दों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि ये शब्द जो है वो भारतीयों की भाषाओं में प्रयोग में लाए गए। अब विदेशी भाषा के शब्द जैसे कि अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा के शब्द आएंगे, फ्रेंच के आएंगे, अरबी आएंगे, फारसी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम, चीनी है, तो हमारे यहाँ पर प्रयोग में लाए गए और वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। जैसे कि स्कूल, टाई, बेल्ट, ऑफिस, ये सारे शब्द कौन से हैं? अंग्रेजी। उसी तरीके से और तहसील, औरत, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। तो इस तरीके से जो विदेशी लोग जो यहाँ आए थे और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, और वही भाषा जब हमारे यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में प्रयोग में लाई गई, तो वो भाषा कौन सी कहलाती है? विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से बिना कोई परिवर्तन के हमारे हिंदी में प्रयोग में लाए गए, वे शब्द तत्सम कहलाएंगे। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो है, लेकिन उन्हें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है, तो वे तद्भव शब्द कहलाएंगे। देशज शब्द जो हमारी आम जीवन शैली में प्रयोग में लाए जाते हैं, वे देशज शब्द हैं। और विदेशी जो दूसरे देशों के शब्द है और हमारे यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, तो वे विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से रचना या बनावट के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 3। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या है कि जब पूरा शब्द है और उसको हम टुकड़े कर रहे हैं और उन टुकड़ों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, यानी परंपरा से हम उसी रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, ज प्लस ल, तो ज और ल इन दोनों का अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तभी इसका अर्थ निकलता है, तो वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और जब उन्हें हम अलग अलग करते हैं तो दोनों का ही सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कि
यौगिक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, और जब उनको हम अलग अलग करेंगे तो उनका सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे कि पाठशाला, कितने शब्दों से मिलकर बना है पाठशाला? दो शब्दों से, पाठ और शाला। तो दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ निकल रहा है। और जब जैसे शाला हम हटा देते हैं तो पाठ का भी अर्थ है और शाला का मतलब भी अर्थ है, इसीलिए पाठशाला। और योग रूढ़ जो शब्द है वो तीसरा अर्थ देता है, जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, तो किसे कहते हैं हम? कृष्ण को। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास हम कर लेंगे और ये आप आपकी बुक में देखते रहना। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको 1.2 करवाई थी, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे। 4th में भी मैंने आपको ए बताया था। उसमें अब आगे के नेक्स्ट देखना, बी, उसमें 625 प्लस ब्रैकेट में -315 प्लस 75। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? ठीक है, जैसे इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी थी। मैंने जितने भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई वो आपको सब लर्न होनी चाहिए। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन देखना, ब्रैकेट में -142 प्लस, मैं सबको सी करवा रही हूँ, आप बी वाला करना ट्रैक से, मैं एज इट इज ही है, -142 प्लस 58 प्लस 200। क्लियर? अब इसमें देखना है, जैसे 3 इंटीजर लिए हैं। क्लियर? तो 3 इंटीजर हैं, तो इसको आप कौन सी प्रॉपर्टी से यूज़ कर सकते हो? सबसे बेस्ट इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। क्लियर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें देखना, हम इसमें प्लस ही लेना है आपको, क्योंकि इसमें प्लस दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, बीच में प्लस है यहाँ पर। क्लियर? -142 प्लस 58 एंड 200। अब इसमें देखना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो आप, नहीं तो डायरेक्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देना। अब ये जैसे मैंने इसमें आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड के फॉर्मूले यूज़ किए, आप दोनों में से किसी एक साइड का ही यूज़ कर लेना। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट ही किया है वैसे। अब इसमें आपको वैल्यू पुट ऑन करनी है। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन करके आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे देखना, ए, अब जैसे मैं यहाँ पर ए इसको ले लिया, बी ये वैल्यू हो गई और सी ये वैल्यू हो गई। क्लियर? ए बी एंड सी, अब ये तीनों वैल्यू मैंने कर ली है। तो ए जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको ए की वैल्यू पुट ऑन करनी है, बी जहाँ पर भी वहाँ पर आपको बी की वैल्यू पुट ऑन करनी है, और सी जहाँ पर भी है वहाँ पर सी की वैल्यू पुट ऑन करनी है। यस, देखना, -142 प्लस बी -58 प्लस 200। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर दो, -142 एज इट इज़। अब यहाँ पर प्लस, मैंने आपको कहा था कि इसको आपको ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, आपको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो 200 में आपको 58 माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 58 माइनस करने, तो 60 और 2 और 40। ठीक है, 140, 58 माइनस करने ना आपको। क्लियर? ये देखो, मैं आपको माइनस करके बता रही हूँ यहाँ पर कि ऐसे माइनस करना है। क्लियर? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएंगे आपके 82 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 90 में से 5 आएगा तो 140। ठीक है, एक सेकेंड देखना, -142 और इसको माइनस किया। यस, हाँ, ठीक है, ये 142 हो गया, या 142 और 2 मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है,
-142 और +142 कितने हो जाएंगे, माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 0। क्लियर। इसमें आपको अब इधर देखना आंसर 0 आ गया, प्लस माइनस 142 में 142 माइनस करेंगे तो आंसर 0। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखना अब इसमें देखो सेम बी ऐसा ही करना आपको। यहाँ पर भी जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 625 प्लस 315 बी की वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 75, ठीक है। फिर उसको ऐसे वैल्यू पुट ऑन करके यही फॉर्मूला यूज़ कर लेना आप, ठीक है। और इसमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू करके सॉल्व इसको कर देना। इसका आंसर है आपके 0, तो मैंने टिक किया है 0 आंसर है इसका। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट है देखना, इसमें सी वाला मैंने करवा दिया, बी आपको करना है। अब डी है जैसे 123 × 7 प्लस 123 × 3। अब इसमें देखना, इसे ये वाला क्वेश्चन देखना एक बार। यस डी 123 × 7 प्लस 123 × 3। लुक एट, अब इसमें ध्यान से देखना, जैसे आपको पता लग रहा है कि एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसमें देखना ये और ये वाला नंबर सेम है, क्लियर। और ये डिफर है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इसमें अब ये दे रखा है तो 123 और बीच में इंटू का साइन भी और यहाँ प्लस का है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये वाली बताई थी जिसमें मल्टीप्लाई विथ एडिशन था। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखना 123 जैसे मैंने इसको ए ले लिया, क्लियर। ये भी ए हो जाएगा सेम, ये हो जाएगी आपकी बी और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपको लिखो, क्या फॉर्मूला होता है हमारे इसमें, जैसे फॉर्मूला डाय बन रहा है ए राइट हैंड वाला, देखना आप नोटबुक खोल के देखना, ए × बी प्लस ए × सी, ऐसे ही हो रहा है। तब इसमें आपको क्या करना है, ये तो राइट हैंड वाला फॉर्मूला हो गया कि ए × बी प्लस ए × सी, ये वाला आपको दे रखा है। तो आपको इसका लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मूला कौन सा लिखवाया था मैंने, ए × बी प्लस सी, ये लिखवाया था मैंने, ये लिखवाया ए × बी प्लस सी। तो ये इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट ऑन करनी। ये तो इसका जैसे ये हो रहा है ना, वैसे मैंने मैंने फॉर्म किया है कि ए × बी प्लस ए × सी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अब इसमें वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला मत लिखना, तो मैंने आपको सिर्फ बताया है, ठीक है। ये डायरेक्ट अब बता देती हूँ मैं आपको, समझ में आ गई है। तो ये चीज़ आपको अब नहीं लिखनी है। देखना 123 इंटू क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, क्लियर। अब इसमें क्या हो जाएगा 123 इंटू 7 प्लस 3 10, तो ये आंसर हो जाएंगे 1230, क्लियर। इस टाइप से आपको इसको, जैसे कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक साइड का दे रखा हो तो आपको अदर साइड का फाइंड, कभी कभी ये भी हो सकता है लेफ्ट हैंड में भी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसा हो सकता है। कम्यूटेटिव कौन सी प्रॉपर्टी में आपके आ सकता है कि जैसे लेफ्ट हैंड दे रखा है तो राइट हैंड सॉल्व करना, राइट हैंड दे रखा है तो मतलब आपको फॉर्मूला दोनों साइड की लर्न होनी चाहिए, क्लियर। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ई आप रहने देना, मत करना, इसमें आपको ए बी सी और डी करने हैं, क्लियर। यस अब आपके हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखना, एन इंटीजर डिवाइडेड बाय -7 गिवन 9 फाइंड द इंटीजर। अब इसमें क्या देखो,
n इंटीजर डिवाइड बाय 7, अब इसमें आपको -7 और गिव्स 9 दे रखा है, फाइंड द इंटीजर। ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं कि इसमें आपको एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसको -7 से डिवाइड करने पर आंसर आपके आ रहा है 9। तो हम क्या लेंगे, वो मैंने आपको एज्यूम करके बताया था ना कि लेट द इंटीजर बी x। एक बार और देख लेना ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लेना आप। लेट द क्वेश्चन नंबर है आपके 5th, लेट द इंटीजर बी x। क्लियर। अब जैसे गिव्स क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, और 1 इंटीजर आपको क्या दे रखा है, 7। क्या दे रखा है, -7। इसका मीन्स ये कि -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आपके आएंगे प्लस के 9। क्लियर। तो अब इसमें देखना इक्वेशन क्या बनाई थी मैंने, x को इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड दे रखा है, डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन आ जाएगा आपके, डिवाइडेड बाय -7 इक्वल्स टू 9। क्लियर, ये आ गया आपके। अब इसमें देखना -7 हो गया, डिवाइड करना है कि -7 को किस इंटीजर से आप डिवाइड करोगे, किस इंटीजर को डिवाइड करोगे कि आंसर आपके 9 आ जाए। तो इसमें देखना x, अब इसकी अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम, -7 की बाई टी भी कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 9। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड के साथ कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -7। तो x इक्वल्स टू 9 7 63, और आपके आंसर आ जाएंगे ये माइनस के। अब इसको आप वेरिफिकेशन भी डायरेक्टली कर सकते हो, वेरिफिकेशन करना भी बताया था मैंने आपको कि जैसे ये इंटीजर है आपके, इंटीजर हमने x लिया था यहाँ पर, और x की वैल्यू -63 आ गई। अब कैसे वेरिफिकेशन करोगे, जैसे -63, ये -63 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय -7, अब 7 की टेबल में 63 9 टाइम आ गए, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस टाइप से आपको ऐसे वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की, कोई इंटीजर नहीं दे रखा हो और ऐसे दे रखा हो कि इससे डिवाइड करने पर ये आंसर आते हैं, तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। क्लियर। तो इसमें नेक्स्ट आपके देखना, इसमें आपको 6 क्वेश्चन रहने देना। डायरेक्ट 7, फाइंड द इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव्स -25। अब इसमें देखो फाइंड द इंटीजर व्हेन, अब इसमें आपको ऐसा इंटीजर है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -25। सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। तो ये वाला सेम एज इट इज़ है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, वो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 8 9 10, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 7th, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चल रहा है हमारा सेकेंड लेसन, उसका पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 तक हमने देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, वो भी हमारा यानी ह्यूमन बीइंग का। उस पर फर्स्ट माउथ पढ़ लिया था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो पढ़ने के बाद माउथ ले रहे थे हम। माउथ के बाद में एक पैराग्राफ पढ़ लिया था, जिसके बाद में अब टीथ और टंग का स्टडी करेंगे। सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे टीथ का स्ट्रक्चर दे रखा है ना एक, उसके पीछे वाला पेज आप टर्न करोगे तो आपको एक टंग का डायग्राम दिखेगा। ये जो दे रखा है वो आपको दिख नहीं रहा है, बुक में स्पेलिंग दे रखी है, मैं और लिख दूंगी। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द माउथ, इट इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। यहाँ पर दे रखा है कि हमारे माउथ में एक टंग होती है, टंग से हमको लगता है कि बार बार एक लिक्विड या वाटरी सब्सटेंस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। वो सलाइवा जो निकलता है वो टंग से नहीं निकलता, टंग के नीचे हमारे एक ग्लैंड होती है, 3 टाइप की ग्लैंड होती है, जिसको हम बोल देते हैं सेलेवरी ग्लैंड। यहाँ पे नाम आ रहा है, द ज्यूस प्रेजेंट इन सलाइवा हेल्प इन केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। हमारे माउथ में जो सलाइवा क्रिएट होता है वो सलाइवा लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी वाटरी सब्सटेंस होता है, जो हमेशा माउथ को अंदर से मॉइस्चर रखता है या वेट रखता है, तो वो होता है सलाइवा। जो हमारे माउथ में जैसे ही हम शुगर को रखते हैं, वो स्टार्च को रखते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, स्टार्च होता है, तो वो स्टार्च को शुगर में बदलता है। दोनों के दोनों है क्या, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में।
After the food is broken down into smaller pieces and mixed with saliva, it is swallowed down the digestive system and enters the food pipe or esophagus. जैसे ही हम टीथ की हेल्प से और टंग की हेल्प से फूड का ग्राइंड या पेस्ट बना देते हैं, उस पेस्ट को हम स्वेलो डाउन करते हैं यानी नीचे उतारते हैं। तो वो जो नीचे उतारते हैं उस कहाँ से उतारते हैं? फूड पाइप। उस फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ पिक्चर दे रखा है कि सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन के अंदर सेलिवरी ग्लैंड कैसी होती है। तो मैं इसको आपको लिख के बता देती हूँ। सेलिवरी ग्लैंड आप यहाँ पे नोट्स में लिखना। बुक में वैसे स्पेलिंग दे रखी है, क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं लिख रही हूँ। सेलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में 3 टाइप की होती है। 3 नाम है उसके सेलिवरी ग्लैंड के। सबसे पहले एक है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है सबलिंगुअल। मैं इसको थोड़ा अलग लिख देती हूँ ताकि प्रोनाउंसिएशन में इजी रहेगा। सबलिंगुअल ग्लैंड। और थर्ड हो जाएगा हमारा सब मैंडिब्यूलर। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ये 3 टाइप की ग्लैंड होती है। सेलिवरी ग्लैंड हमारे टंग के नीचे यहाँ पर माउथ पार्ट में 3 टाइप की सेलिवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। इन 3 ग्लैंड के नेम लिख देना। इन तीनों से मिलके हमारे माउथ में क्या आता है? सलाइवा। यानी ये तीनों क्या है? सलाइवा क्रिएटिंग ग्लैंड, जिनकी वजह से हमारे माउथ में वापस क्या आता रहता है? सलाइवा आता रहता है और फूड का पेस्ट बनता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करती है। तो आधा डाइजेशन ना कह के 10% डाइजेशन या 5% डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 जो नाम लिख रखे ये मैंने आपके पीछे लिख दिए हैं, वो आप नोट कर देना। अब यहाँ पे आ जाती है बात टीथ की। ये जो हमारा ये क्या है? जॉ है, या तो अपर है या लोअर है, जो भी है। जॉ में सेम स्ट्रक्चर होता है, अपर लोअर दोनों में टीथ का स्ट्रक्चर सेम होता है। फटाफट देख लेते हैं। हमने 5th स्टैंडर्ड में इस क्लास को देखा था, मतलब इस टीथ का पूरा टेबल और ये सब चीज़ें हमने देख रखी थी। नई नहीं है ये चीज़ें। बिफोर वी गो फर्दर लेट्स लर्न मोर अबाउट द टीथ एंड द टंग। टंग और टीथ के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। टीथ आर लोकेटेड इन अवर जॉज यानी वही जबड़े जो होते हैं ऊपर, लोअर एंड अपर इन द माउथ कैविटी। देयर आर फिक्स्ड टू द गम्स। सारे टीथ जो होते हैं वो गम्स में फिक्स होते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टीथ आर 4 टाइप: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार्स। टेबल 2 बिलो गिव्स द टाइप एंड, हाँ ये नाम दे रखे सारे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलार। अब यहाँ पे कुछ टेबल बना के रखिए, आपको इजीली समझ में आए। टाइप ऑफ टीथ, सारे टीथ के नाम लिख दिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ, अपर जॉ और लोअर जॉ, लोअर या अपर दोनों में सेम टाइप के होंगे। अगर ऊपर लोअर जॉ में 4 इंसिजर है तो नीचे भी 4 ही होंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ टीथ होगा। टोटल नंबर यानी कि ये कि इन दोनों का मिला के टोटल टीथ कितने हो रहे हैं, और फिर देन फंक्शन, मतलब इंसिजर है तो इंसिजर का काम क्या है। आपको ये टेबल अपने नोट्स में बनानी है ताकि आपको लर्न हो रहेगा। ये सब लिखने से कोई मैटर नहीं है, आप ये टेबल बना दो। जैसे फर्स्ट दे रखा है इंसिजर। इंसिजर जो होते हैं टीथ लोकेटेड इन फ्रंट। डायग्राम देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो है वो क्या है? इंसिजर। ये जो 4 है ना नंबर में, पेयर में, ये 4 जो होते हैं वो होते हैं आगे वाले इंसिजर। ये पीछे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आगे का माउथ है, ये पीछे का, जहाँ पे हम माउथ को ओपन करते खोलते वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये 4 जो हो गए 1 2 3 4, ये क्या हो गए? इंसिजर, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट, आगे वाले 4 दांत, ठीक है। ये नीचे भी 4 होंगे तो अपर जो में भी 4 होंगे। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 8। इनका काम क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग फूड। फूड को कट करना, साथ ही साथ फूड को बाइट करना, ये चीज़ है। कटिंग का काम यही करते हैं हम। हमें किसी चीज़ को कट करना हो तो हम इंसिजर से करते हैं। सेकेंड है कैनाइंस। कैनाइंस जो होते हैं वो इंसिजर के साइड में होते हैं। 2 होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये पिक्चर ले लेते हैं। 1 2 3 4। आप मिरर के सामने भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। आपके खुद के मुंह में दांत भी होते हैं ना, तो आप भी देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये 4 जो हो गए वो इंसिजर है, तो इनके साइड में एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है? कैनाइंस, जो हमारी किसी भी चीज़ को टीयर करने में यानी फाड़ने में काम आते हैं। जैसे कार्निवोरस एनिमल होते हैं, लॉयन, टाइगर,
उनके अंदर कैनाइंस बहुत शार्प होते हैं, तीखे से होते हैं, क्योंकि उनको उस टाइप का फूड होता है, उनको एनिमल्स की स्किन को, फ्लैश को चीर के खाना पड़ता है। तो हमारे अंदर कैनाइंस इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते जितने कार्निवोरस एनिमल में होते। तो यहाँ पे लिखा है शार्प टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर। इंसीजर के दोनों तरफ एक एक टीथ होता है, यानी लोअर जॉ में 2 होंगे तो अपर जॉ में भी 2 होंगे। टोटल नंबर हो जाएंगे 4। इसका काम क्या है? तो पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, फूड को टीयर करना या फाड़ना। प्रीमोलर्स, हम भी किसी चीज़ को फाड़ते हैं ना तो इन्हीं टीथ से फाड़ते हैं, साइड वाले। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर जो होते हैं वो किसके साइड में होते हैं? कैनाइंस के साइड में होते हैं। नंबर में 4 होते हैं और इधर अपर जॉ में 4 है तो लोअर जॉ में भी 4 होंगे। ये 4 का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक साइड 2 तो दूसरी साइड 2, फिर ऊपर 2 साइड, एक साइड 2 तो फिर इधर साइड भी 2। इस तरह से 4 का अरेंजमेंट होकर टोटल नंबर हो जाते हैं 8। इसका काम है चूइंग एंड ग्राइंडिंग, फूड को चू करना, चबाना और ग्राइंड करना। मोलार्स जो होते हैं वो लास्ट में होते हैं, आइदर साइड ऑफ प्रीमोलार। प्रीमोलार के भी पीछे कितने होते हैं? 6, मतलब 3 एक साइड होंगे, 3 एक साइड होंगे। फिर अपर जॉ की बात करें तो उसमें भी एक साइड में 3 होंगे, दूसरी साइड में वापस 3 होंगे। तो टोटल नंबर हो जाएंगे इसके 12। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, हमारे टोटल नंबर हो जाएंगे 32। हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं? टोटल 32। परमानेंट टीथ की बात हो रही है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये भी फूड को च्यूइंग और ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। दस देयर आर 16 टीथ इन इच जॉ। एक जॉ की बात करें तो 16, दूसरे की बात करें तो फिर से 16। टोटल नंबर हो जाएगा 32। टीथ इन द माउथ कैविटी, इस तरह से हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं। हाउएवर इन यंग पीपल देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 8 मोलार्स इन ऑल। द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलार डेवलप एट द एज ऑफ 18 और मोर। मतलब ये कि एडल्ट्स जो होते हैं उनमें सेकेंड सेट आ जाता है प्रीमोलार का, मोलार का, जिसकी वजह से उनके माउथ में पूरे 32 टीथ होते हैं। बट छोटे मतलब 18 के पहले की एज की जो बात करते हैं तो उनके इतने टीथ नहीं होते, उनके 4 दांत कम होते हैं, 28 होते हैं, 28 होते हैं। बाद में जो आते हैं उनको बोलते हैं विजडम टीथ। दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी जो बाद में 4 दांत, जो जिसको बोलते हैं हम कॉमनली बोलते हैं अक्कल दाढ़, तो वो जो विजडम टीथ आते हैं वो बाद में आते हैं, 18 के बाद में आते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है टेम्परेरी मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दोनों में फ़र्क आपको पता है। वैसे मिल्क टीथ जो होता है वो इन्फेंट बेबी चाइल्ड से आ जाता है, 6 मंथ में आता है ना। एट अ बर्थ अ ह्यूमन इन्फेंट हैज़ नो टीथ, पता है छोटे बच्चे में एकदम से टीथ होते ही नहीं है, 6 महीने का या ऐसे कुछ होता है तो उसमें आते हैं। द फर्स्ट टीथ अपीयर्स आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उसमें फर्स्ट टीथ आता है। एंड फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज, आपको भी पता है सबके गिरे होंगे, 6 to 8 ईयर्स की एज में वो सारे मिल्क टीथ गिर जाते हैं, एक साथ नहीं गिरते, एक एक गिर के दूसरे नए आ जाते हैं। दिस आर कॉल्ड मिल्क टीथ एंड दे आर टेम्परेरी, क्योंकि वो बच्चा दूध पीता है तब से ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, या फिर वो गिर के नए आते हैं, टेम्परेरी होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है टेम्परेरी टीथ। देयर आर 20 मिल्क टीथ। सबसे पहले उसके बेबी चाइल्ड जो होता है 6 to 8 ईयर्स, उसकी एज में उसके माउथ में कितने टीथ होते हैं? तो 20 टीथ होते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 6। परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 to 8 ईयर्स की एज में आ जाते हैं और वो होते हैं नंबर में 32। अब है नेक्स्ट टंग। टंग क्या चीज़ है पता है आपको? सेलेवरी ग्लैंड के ऊपर जो होता है एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, देखो लिखा है यार, टंग इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। आपको पिक्चर भी दे रखा है टंग कैसी होती है, 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है, माउथ के अंदर होता है, परफॉर्म 4 मेन फंक्शन, 4 काम है इसके। हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना इसका काम है। हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड, अगर टंग नहीं होगी तो आप फूड को अंदर धकेल ही नहीं सकते हो, यानी ईसोफेगस में अगर आपको फूड उतारना है गले में तो वो कौन हेल्प करता है? ये पुश करता है, तब जाके फूड हमारा नीचे उतरता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड ऑन इट हेल्प टू टेस्ट थिंग एंड डिस्टिंग्विश 4 बेसिक टेस्ट, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बीटर। यहाँ पे टेस्ट के रीजन दे रखे कि किस रीजन से आपको किस चीज़ का टेस्ट डिफाइनेट होता है। आपको पता है कोई भी चीज़ मीठी होती है तो यहाँ रखने से ही पता चल जाती है, टंग के आगे वाले पोर्शन से। अगर सॉल्टी है तो थोड़ा सा पीछे साइड से पता चलता है, सॉर है तो बीच में जाने के बाद, और कड़वी चीज़ अगर कोई है तो वो सबसे लास्ट में पता चलता है, जब वो अंदर उतारने जाते हैं तब फील होता है कि वो चीज़ बीटर है, बीटर यानी कड़वी। तो इस तरह से टेस्ट के रीजन बने हुए हैं, आप खाली इसका डायग्राम बना दो और इसके फंक्शन नोट्स में लिख देना। इट ऑल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग,
ये काम तो है ही, जीभ की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। टू शो द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, सलाइवा स्टार्च पे कैसे रिएक्ट करती है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। आप इसके नोट्स बना लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 3 पढ़ रहे थे द दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे अपन। फर्स्ट जो डायनेस्टी पढ़ रहे थे वो स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाने के बाद उसका जो सक्सेसर होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, वो आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या कहा जाता है इसको? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये इसका पुत्र नहीं होकर क्या होता है, सन इन लॉ होता है, यानी कि दामाद होता है। अब देखो इसके बारे में इसने किस प्रकार से स्लेव डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son-in-law Iltutmish, who is recognized by historian as the first true ruler of the Delhi Sultanate। इतिहासकारों ने इसको क्या कहा था? फर्स्ट ट्रू रूलर कहा था, यानी कि सच्चा शासक कह सकते हैं किसका? दिल्ली सल्तनत का। He faced many problems while trying to consolidate the Sultanate। अब इसने क्या किया था? He faced many problems। इसने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया था while trying to consolidate the सल्तनत। जो सल्तनत के जो राजा महाराजा थे उनकी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए इसने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया था। However, he was successful in protecting in northwest frontier against the Mongols and their leader चंगेज़ खां। और ये इसमें क्या हुआ था? सक्सेस भी हुआ था अपने कंट्री को बचाने के लिए। इसका जो क्षेत्र था उसको बचाने के लिए इसने जो भी उपाय अपनाए थे उसमें ये क्या हुआ था? सक्सेस हुआ था। किसके विरोध में? फ्रंटियर अगेंस्ट द मोंगल्स और उनका जो लीडर था चंगेज़ खां, उनसे अपना जो क्षेत्र था उसको बचाने में सक्सेस भी रहा था। He also expanded his territories by defeating the Rajput ruler of Ranthambore, Mandor, Jalore, Bayana and Thangir and even annexed part of Bengal and Bihar। इस प्रकार से इसने अपना साम्राज्य कहाँ पर फैला दिया था? टेरिटरीज बाय डिफीटिंग द राजपूत रूलर्स। जो राजपूत रूलर थे उनको हराकर रणथंबोर, आपने ये सारे प्लेसेस के नाम सुने होंगे, रणथंबोर, मंडोर, जालोर, बयाना एंड थांगीर एंड इवन एनेक्सेटेड पार्ट ऑफ बंगाल और बिहार। इसके अलावा बंगाल और बिहार का भी जो कुछ क्षेत्र था इसके ऊपर इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। एक्सपांडेड का मीन्स क्या होता है? विस्तार करना। सिंस हिज सन वर वेरी वीक एंड नॉट कैपेबल इनफ टू रूल एज सुल्तान। अब प्रॉब्लम क्या आ गई थी? इसके जो पुत्र थे वो क्या थे? बहुत कमज़ोर थे। कमज़ोर का मतलब यूँ नहीं कि शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, लेकिन शासन नहीं कर सकते थे, कैपेबल नहीं थे, योग्य नहीं थे। इनफ टू रूल एज सुल्तान, ही क्राउंडेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर। अब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऐसा राजा था जिसने पुत्र की जगह पर अपनी पुत्री को क्या किया था? शासन का पद दिया था, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। क्यों दिया था? क्योंकि इसके जो पुत्र थे वो कैपेबल नहीं थे, योग्य नहीं थे कि इस शासन को आगे बढ़ा सके। देखो इसमें दे भी रखा है, डू यू नाउ के अंदर, इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु इशूड प्योर अरेबिक कॉइन्स। इसके अंदर तो इसके बारे में दे रखा है, अरेबिक कॉइन्स के बारे में। इसके लिए इसका क्या हुआ था? कोई इशू हुआ था, इसकी वजह से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इल्तुतमिश को। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट कौन आया था स्लेव डायनेस्टी के अंदर? कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। उसके बाद कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। अब आता है इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। Iltutmish was a broad-minded ruler, improved by the fact that though he had sons, he considered none of them worthy of the throne। अब देखो इसको ब्रॉड माइंडेड माना जाता है। वैसे भी पता चल रहा है ब्रॉड माइंडेड क्यों माना जाता है कि इसने ये प्रूव कर दिया था कि इसके पुत्र होने के बाद भी इसने जो थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन पर किसको बिठाया था? अपनी पुत्री को बिठाया था। He decided to nominate his daughter Rajia to the throne। इसने डिसाइड कर दिया था नॉमिनेट का मतलब पहले क्या होता था? कोई इलेक्शन नहीं होता था, पिता के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होता था वो उत्तराधिकारी बन जाता था। तो यहाँ पर इसने किसको नॉमिनेट किया था? अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बिठाने के लिए नॉमिनेट कर दिया था। Thus, the nomination of a daughter to the throne in preference to son was very bold and a novel step। उस समय के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया था जो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नोवेल स्टेप यानी कि बहुत बड़ा कदम था। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, रजिया रिफ्यूज्ड टू बी अ पपिट। अब इसके शासन के बाद रजिया को
क्या किया जाने लगा, अब कुछ ना कुछ अपन जब कभी अच्छा काम करते हैं तो उसके हो सकता अपोजिशन में बहुत सारे लोग आ जाए। तो यहाँ पर भी रजिया को वो लोग क्या बनाना चाहते हैं, कौन, जो इनके विद्रोह करने वाले होंगे, जो इनके अपोजिशन वाले होंगे, वो इसको पपिट का मतलब क्या होता है, कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। शी डिस्कार्डेड फीमेल ड्रेस एंड स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट विद द फेस अनएबल। लेकिन यहाँ पर रजिया ने क्या किया था, उसने बहुत बहादुरी के साथ काम किया था। डिस्कार्डेड फीमेल ड्रेस, जो महिलाओं की जो ड्रेस होती है, एंड स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट विद फेस अनएबल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम जो महिलाएं होती है वो जो पहनती है वो पूरा ऐसी ड्रेसेस पहनती है कि उनका फेस भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर रजिया ने क्या किया था, महिलाओं के जो ड्रेसेस उस समय पहना जाते थे उनको छोड़कर जब वो कोर्ट में आई थी, यानी कि जब दरबार में आई थी, तो उन्होंने अपने मुंह पर भी जो पर्दा था उसको हटा दिया था। शी इवन हंटेड एंड लेड द आर्मी इन वार। उसके साथ साथ उसने सेना के साथ भी जो युद्ध करना था उसको किया था। हंटेड का मतलब जरूरी नहीं शिकार करना, उनके साथ जो बहादुर के साथ युद्ध करना पड़ा था वो किया था। हाउ एवर शी फेस्ड अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द तुर्किश नोबल्स हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ इंडिपेंडेंस वे। अब यहाँ पर अपोजिशन कौन कर रहा था, कौन सी पार्टी कर रहा, जो तुर्किश नोबल थे वो लोग उनका क्या कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे, रजिया सुल्तान का, कि उसको सीट पर आपने कैसे बिठा दिया, क्या कर दिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ा था कि वो उनको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं रहना देना चाहते थे। वन important chronicle of that period, Minhaj-e-Siraj, reflected this discomfort at having a woman as a ruler in his accounts। अब यहाँ पर एक क्रॉनोनिकल दे रखा है मिन्हाज-ए-सिराज, तो उसने क्या किया था कि उसने ज़्यादा उसका अपोजिशन किया था कि कैसे एक महिला को आपने सिंहासन पर बिठा दिया। रजिया वॉज फाइनली मर्डर्ड इन 1240। रजिया का 1240 के अंदर फाइनली मर्डर कर दिया गया। दस एंडेड द शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ इंडिया। उसका समय कम समय तक चला था, उसका शासन जो था बहुत कम समय के लिए चल रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि उसको यादगार के रूप में माना जाता है। बहुत अच्छा शासन जो उसने किया था। देखो ऊपर दे रखा ईयर 36 से 40 ईयर, यानी कि ओनली 4 ईयर्स तक कि उसने अपना शासन किया था। अब देखो यहाँ डू यू नो में दे रखा है, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई जीके का क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत के अंदर फर्स्ट महिला शासन करने वाली कौन थी, तो आंसर क्या आएगा अपना, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। अब देखो क्या हुआ, रजिया सुल्तान की डेथ हुई थी। उस डेथ के बाद जो डेथ हुई थी वो बहुत अराजक तत्वों से हुई थी, चैओटिक नीतियों के कारण से हुई थी। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265। द ईयर्स आफ्टर रजिया सुल्तान डेथ वर चैओटिक एंड द रूल ऑफ द सल्तनत मूव्ड फ्रॉम वन रूरल टू अनदर। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, जब रजिया सुल्तान की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो सल्तनत, जो स्लेव डायनेस्टी का जो शासन था वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र होता गया। क्योंकि ये बात तो पहले क्लियर थी कि इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो क्या थे, कैपेबल नहीं थे। देन इन 1246 सी नासिरुद्दीन, रजियाज ब्रदर दे रखा है यहाँ पर, रजिया का भाई था नासिरुद्दीन, एसेंडेड द थ्रोन। अब सिंहासन पर कौन बैठा था, इल्तुतमिश ने उस समय तो उसको नहीं बिठाया था, लेकिन रजिया की डेथ के बाद इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन सिंहासन पर बैठा था। ही वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। देखो यहाँ पर भी वही बात दे रखी, जवान तो था लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं था। एंड अ मर पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स सच इज बलबन। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वह क्या बन गया, जो उनके पावरफुल नोबल्स थे, नोबल्स का मतलब बड़े बड़े मंत्रीगण कह सकते हैं, उस समय जो उनके कोर्ट में बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे जिनसे राय ली जाती थी, तो यहाँ पर उनका बड़ा कौन था, बलबन था। तो यहाँ नासिरुद्दीन क्या हो गया था, बलबन के हाथों की कठपुतली बन गया था। जो बलबन कहता था उसी को वो फॉलो करता था, वो अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर पाता था। इवेंचुअली का मतलब होता अंततः इन 1266 सी ही वॉज डिस्पोज्ड बाय बलबन हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द न्यू सुल्तान। अब यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, बलबन ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था और उसको वहाँ से डिस्पोज, यानी कि किसको हटा दिया था, नासिरुद्दीन को। अब आपको क्रम क्या याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, देन नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन के बाद कौन आता है, बलबन आ जाता है। लास्ट इस वंश का बच जाता है गयासुद्दीन बलबन। अब ये इस वंश का तो नहीं था लेकिन आया इसी के अंदर है,
तो हम इसको, ये बहुत बड़ा है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू करेंगे कि गियासुद्दीन बलबन ने क्या क्या काम किए थे और कैसे किए थे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने घास खाने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ा था कि वे अपना पाचन क्रिया किस प्रकार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अंधनाल अंग पाया जाता है क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में, जो अन्य मानव के अंदर यह अंग नहीं होता है। अधनाल जो होता है वह सेल्यूलोज का पाचन करता है। आज हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे जो एक कोशिकीय जंतु है। कल मैंने बताया भी सही इसको कि एक बार अपने डायग्राम में नोट कर लेना, इसको डायग्राम बना देना, यानी कि चित्र बनाकर इसको एक बार देख लेना। शायद आपने नोटबुक के अंदर नोट कर लिया होगा। देखिए, अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव जो होता है वो कोशिका से बना है। कुछ जंतु एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव, देखिए आपका डायग्राम एक बार वापस आप भी अपनी नोटबुक के अंदर देखिए, ये अमीबा है। ये जो बाहर की जो झिल्ली दिख रही है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। इसके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। हाँ, अमीबा जलाशयों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक जैसा मैंने बताया अभी, एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। वो निरंतर अपनी आकृतियां बदलता रहता है, स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान वर्धक निकालता है, जिन्हें हम पादाब कहते हैं। ये जो पादाब देखो, ठीक है, यह एक अथवा अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें हम पादाब कहते हैं। यानी कि यह कृत्रिम पांव कहलाते हैं, जो इन्हें गति और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। इस प्रकार ये अपनी आकृति बदलता रहता है और वह अपना भोजन भी इससे ग्रहण करता है। कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। क्या करता है? अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दाने में फंस जाते हैं और इस प्रकार, है ना, खाद्य दाने में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य ध्वनि द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जो पाचक रस स्रावित हो रहे, जिससे क्या हो रहा है, अमीबा, है ना, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं घूर्णन के लिए उपयोग हो जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य ध्वनि द्वारा बाहर निकल जाता है। भोजन के पाचन का आधार प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस लेसन के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है यह पढ़ा था। हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है वह भी पढ़ा। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार करता है, उसका पाचन किस प्रकार होता है यह भी पढ़ा। तो आप एक बार इस लेसन का रीडिंग कर लेना और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने क्रम विविधता नियम के जोड़ के लिए क्रम विविधता नियम तथा व्यवकलन के लिए क्रम विविधता नियम अपन ने पढ़ा था। आज अपन क्रम विविधता नियम गुणन के लिए पढ़ेंगे।
इसके लिए पढ़ेंगे अपन गुणन के लिए। देखना गुणन के लिए क्रम नियमता नियम क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर a × b करूं और b × a करूं, दोनों इक्वल आते हैं, दोनों गुणन के लिए क्रम नियमता नियम है। जैसे कैसे, सपोज मेरे को संख्या लेंगे a बराबर 2 लेंगे और b बराबर मेरे 4 लेंगे। a और b दो संख्या है, a बराबर मेरे 2 लेंगे, b बराबर 4 लेंगे। क्या इन दोनों की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, क्या दोनों की वैल्यू बराबर आती है दोनों तरफ? तो देखना है इधर a की वैल्यू क्या है 2, इनटू b की वैल्यू क्या है 4, बराबर इधर b की वैल्यू 4, इनटू a की वैल्यू क्या है 2। तो 2 × 4 बराबर क्या होते हैं 8 और 4 × 2 बराबर क्या होते हैं 8। तो दोनों बक्सों में क्या आ रहा है 8 8। इसका मतलब गुणन के भी क्या होता है, क्रम नियमता नियम पालन करता है। सीधी आप लोग क्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है। ठीक है, योग के लिए क्रम नियमता नियम पालन करती है, व्याकरण के लिए क्रम नियमता का नियम पालन नहीं करती। पूर्ण संख्या गुणन के लिए क्रम नियमता नियम का पालन करती है। तो पूर्ण संख्या गुणन में कोई पूर्णांक संख्या बोलता हूँ बीच में, तो पूर्णांक, पूर्ण और परिमेय तीनों के लिए ये नियम है, तीनों नियम सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चाहे पूर्णांक बोलो या पूर्ण बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। ठीक है, तो आप बता रहे हैं पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में कुछ भी बोलो, उसके लिए क्रम नियमता नियम सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये आ गया गुणन के लिए। अब बात करते हैं अपन भाग के लिए। कौन सा बात करते हैं अपन? भाग के लिए। देखो अपन भाग के लिए बात करेंगे क्रम नियमता गुणधर्म भाग के लिए। ठीक है, गुणन के लिए अपना क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं भाग के लिए। देखना ध्यान से, अगर भाग के लिए मैं a के अंदर b का भाग लगाता हूँ और b के अंदर a का भाग लगाता हूँ, क्या वैल्यू दोनों सेम आती है? देखना ध्यान से। सपोज मैंने a बराबर ले लिया 4 और b बराबर ले लिया 2। देखो a बराबर में 4 रखा, मेरा 4 में 2 का भाग लगाता हूँ और 2 में 4 का भाग लगाता हूँ, क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ 2 का मैं 4 का भाग लगाऊंगा, क्या आएंगे 2 और 4 का 2 का भाग लगाऊंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, दोनों में एक बात लिखिए, चाहे पूर्ण बोलो चाहे पूर्णांक बोलो। पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, अपन ने क्रम विनिमयता नियम पढ़े, जिसके अंदर योग के लिए पढ़ा, दूसरा अपन ने व्याकरण के लिए पढ़ा, तीसरा अपन ने गुणन के लिए पढ़ा और चौथा अपन ने भाग के लिए पढ़ा। ये हो गया अपना क्रम विनिमयता गुणधर्म। अब अपन बात करते हैं साचरिका गुणधर्म। किसकी बात करते हैं? साचरिका गुणधर्म। दोनों की सेम गुणधर्म है, बस इसके अंदर अपन ने दो संख्या ली थी। साचरिता के अंदर अपन क्या करेंगे, 3 वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? 3 वैल्यू। कैसे? देखो इधर लिखा हुआ है साचर्य गुणधर्म। देखो ये गुणधर्म याद रखोगे तो सवाल होंगे, अन्यथा सवाल नहीं होंगे। देखो मैं साचरिता गुणधर्म बता रहा हूँ, जिसके लिए सबसे पहला लेता हूँ योग के लिए। किसके लिए ले रहा हूँ मैं? योग। योग का मतलब होता है जोड़। यहाँ से देखना है योग के लिए साचरिता गुणधर्म योग के लिए। इसके अंदर अपन वैल्यू लेंगे a b c, 3 वैल्यू लेंगे। पहले अपन ने कितनी वैल्यू ली थी? क्रम विनिमयता में 2 वैल्यू और साचरिता में 3 वैल्यू लेंगे। ध्यान से देखना कैसे लेना है, a प्लस b प्लस c। इधर भी क्या आएगा a प्लस b प्लस c। अब ये दोनों सेम दिखे तो इसको क्या करना है? कोष्टक बनाना है। सपोज अगर मैं पहला कोष्टक यहाँ बनाता हूँ तो इधर वाला कोष्टक कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा ऐसे। चाहे अगर मैं पहले वाला एक कोष्टक यहाँ बना तो ये कोष्टक आगे वाले में बनेगा। ठीक है, देखो वैल्यू पुट करता हूँ। a बराबर में ले लेता हूँ 2, b बराबर में ले लिए 4, c बराबर में ले लिए 6। तीनों लिखो, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6।
6। आगे देखो इसको, इसके अंदर रख रहा हूँ, a का मान कितना है 2, कोष्टक में बनाएंगे, ठीक है। 2 प्लस b का मान कितना है 4, ये 4 कोष्टक में, प्लस c का मान कितना है 6, इधर देखो a का मान कितना है 2 प्लस b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 6। इसको हल करो, 2 प्लस 4, पहले कोष्टक को हल करेंगे फिर आगे संख्या को हल करेंगे। 2 प्लस 4 कितने होते हैं 6 प्लस 6 बराबर इधर 2 प्लस 4 प्लस 6 कितने होते हैं 10। कोष्टक वाला हल किया, इधर भी मैंने कोष्टक वाला हल किया, 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, और इधर क्या है 2 प्लस 10 क्या हो 12, इन दोनों मिलकर क्या आ गए बराबर। किसके लिए योग के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, क्या लिखूंगा पूर्ण संख्या योग के लिए साचर्य गुणधर्म बोलो या नियम बोलो, साचर्य गुणधर्म का पालन करो। जैसे क्रमनियमितता में योग का नियम पालन करती थी पूर्ण संख्या, वैसे साचर्यता में भी योग का नियम पालन करेंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर 3 वैल्यू लेनी है, जैसे मैंने क्रमनियमितता में 2 वैल्यू ली थी, इसके अंदर आपको 3 वैल्यू लेनी है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन व्याकरण के लिए, इसकी बात करते हैं अपन व्याकरण के लिए। साचर्यता गुणधर्म व्याकरण के लिए दूसरी बात करें अपन व्याकरण, देखो व्याकरण के लिए क्या करना है, वही कंडीशन a माइनस b माइनस c, इधर a माइनस b माइनस c, कोई भी दो ले लो, जैसे ये दोनों ले जाओ, इधर ये दोनों ले लेना, ठीक है। जैसे इसके अंदर सेम कंडीशन क्या होती थी, क्रमनियमितता नियम व्याकरण के लिए क्रमनियमितता नियम पालन नहीं करता है, पूर्ण संख्या व्याकरण के लिए क्रमनियमितता नियम पालन नहीं करती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपकी तीनों वैल्यू क्या होगी सेम नहीं होगी, तो सीधे आपको ध्यान रखना है व्याकरण और भाग में क्रमनियमितता नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। कौन कौन पूर्ण संख्या व्याकरण के लिए क्रमनियमितता का पालन नहीं करती है, पूर्ण संख्या व्याकरण के लिए साचर्यता नियम का पालन नहीं करती है, यानी व्याकरण और भाग दोनों के लिए साचर्यता नियम और क्रमनियमितता नियम पालन नहीं करती है। यहाँ आपको डायरेक्ट लिख देना है, चाहे आप वैसे करोगे हल करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ आ सकता है, अतः पूर्ण संख्या व्याकरण के लिए साचर्यता नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। आज अपन ने क्रमनियमितता के दो नियम और साचर्यता के 2 नियम पढ़ लिए, बाकी जो 2 नियम है अपन उसके बारे में अपन कल चर्चा करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। मॉर्निंग क्लास लेसन चल रहा आपने नए राजा और उनके राज्य पढ़ते आ रहे अपन, पिछली 2-3 वीडियो में अपन ने पढ़ा है और अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि कर के बारे में अपन ने पढ़ा था, किस प्रकार से राजा अपने शासन को चलाने के लिए लोगों से कर वसूल करता है, 3 से कर लेता है, वो किसानों से लेता है, कारीगरों से लेता है, कृषकों से लेता है, पशुपालकों से लेता है ना, तो इनसे ये कर वसूल करके अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। कर कौन वसूल करते हैं, सामंत वर्ग है, धनी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है ना, तो जो भूस्वामी हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होते थे, वो क्या करते थे उनसे कर वसूला करते थे। इसी प्रकार से अपन ने कर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि जो तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश के जो राजा हुआ करते थे वो लोगों से लेते थे। पहला कर मैंने आंसर भी दिया था, क्वेश्चन भी दिया था सॉरी, कि भाई बेटी कर क्या है, बेटी का मतलब क्या है कि जैसे कि वो लोग क्या करते
नगद नहीं लेकर, नगद कर नहीं लेकर के वो क्या करते थे, उनको श्रम के रूप में कार्य करवाते थे। श्रम करवाते जबरदस्ती को लिया जाता था, श्रम लिया जाता था जबरदस्ती, वो कहलाता था वेटी का। दूसरा आता था तुम्हारे कदमाई क्या है। अब कदमाई क्या है, उस समय लगने वाले कर का नाम कदमाई था। इसके अंदर क्या था कि वो भू राजस्व कर लेते थे, यानी कि भूमि के नाम पर लोगों से कर वसूला जाता था। जैसे कि किसी ने किसी मकान का निर्माण करवाया है, तो अगर उसने उसके मकान के आगे छज्जा रख दिया है तो उसका उसको कर देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे कि वो किसी पेड़, खजूर के पेड़ पे या ताड़ के वृक्ष पर अगर सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़ता है तो उसका भी कर वसूला जाता है। अपने पारिवारिक उत्तराधिकार को बनाने के लिए भी उनसे कर वसूला जाता है। ये सारे कर कहलाते थे, कदमाई कर कहलाते थे। अब अपन नेक्स्ट देखिए कि आगे बढ़ते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। राजा क्या करता था, इन संसाधनों पर कर वसूल करके अपना जो होता पैसा जो आता था उसको अपनी वित्तीय व्यवस्था बनाता था। अपने राजकोष में इस धन को इकट्ठा करके शासन को चलाता था। उसमें वो मंदिरों का निर्माण भी करवाते थे, दुर्ग भी बनवाते थे, है ना, और यानी कि लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य भी करवाते थे। संसाधनों का अपने युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि उस समय के जो हथियार उपलब्ध हुआ करते थे उनको एकत्रित करते थे उस धन के माध्यम से। इसमें देखिए लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं भी बनती थी। इस प्रकार से ये अपना वित्तीय व्यवस्था बनाते थे और शासन को चलाते थे। आगे आता है राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति। अब देखो कर वसूलने के लिए पदाधिकारी यानी कि अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। अब वो नियुक्ति कैसे करते थे, अब देखिए इसमें है कि सामान्यतः प्रभावशाली यानी कि शक्तिशाली परिवारों के बीच में, जो परिवार शक्तिशाली है, धनी है ना, हर तरफ से वो सक्षम है, उन लोगों को क्या करते थे, ये उनके बीच से ही की जाती थी। यानी कि उनके ही परिवार में से किसी एक सदस्य को चुना जाता था ना, वो उसकी वसूली करेगा, एक को, दो को, जितने भी उनको आवश्यकता होगी उनको चुना जाते थे। और ये क्या होता था कि वापस वंशानुगत होती, यानी कि उनके वंश के अनुसार चलती रहती थी। आज जैसे कि दादा बने हैं तो उसके बाद में आने वाले समय में उनके बेटे, पुत्र, पोते वगैरह जो आते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो उस कार्य को संभालते रहते थे। इसी प्रकार से सेना में भी ऐसा ही होता था। उस समय सैन्य शक्ति को इकट्ठा करते थे तो भी ये उनकी नियुक्ति करते थे। सेना में सैनिकों की है, सेनापतियों की है, वो भी इसी प्रकार से वंशानुगत होती थी। तो क्या करते थे कि एक को लिया है तो उसके बाद में उनके वंश के लोग ही सेना में भर्ती होते रहते थे। ये इन दोनों में एक जैसा था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। बहुत सी बार ऐसा भी होता था कि राजा के जो निकट संबंधी होते थे, उनके परिजन से निकट होते थे, वो क्या है उनको ही इन पदों पर आसीन कर देते थे। फिर आता है अपने प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। अब प्रशस्तियों का मतलब क्या है कि किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र, किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र प्रशस्तियां कहलाता है। और भूमि अनुदान का मतलब है भूमि पुरस्कृत करना या किसी को भूमि अनुदान कर देना, उसको दान दे देना, ये कहलाता है भूमि अनुदान कहलाता है। समझ में आ गया? प्रशस्ति का मतलब क्या है, किसी की भी प्रशंसा में लिखा हुआ पत्र प्रशस्तियां कहलाता है। अब उसकी अच्छाई भी हो सकती है। वैसे देखा जाए मिनिमम तो राजा लोग क्या करते थे, अपनी बड़ाई ही करते थे, अपने युद्ध कौशल का है, अपने साहस का है, अपने पराक्रम का है, अपनी वीरता का है, वीर योद्धाओं का है, इनका क्या करते थे, इनकी प्रशंसाएं लिखवाते थे, बड़ाई लिखवाते थे। शब्दतः यानी कि ये प्रशस्तियां शब्द है, ये सत्य नहीं होता है। उस समय क्या है, राजा लोग अपनी प्रशंसाएं लिखवाते थे। तो इतिहासकार इसको थोड़ी मानते थे, वो तो ये मानते थे कि भाई उनकी प्रशंसा के लिए क्या पता उस समय उन्होंने इतना काम किया है या नहीं किया है, कुशल शासक हुआ है या नहीं हुआ है ना, तो ये अपन नहीं कह सकते। तो इतिहासकार जो थे इस चीज को सही नहीं मानते थे। लेकिन ये प्रशस्तियां ये भी बताती है कि उस समय का शासक कैसा होना चाहता था, कैसा था, उसका कार्य कैसा था। मिसाल के लिए शूरवीर वीर हृदय के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों में रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन की मदद में काम आती थी। और ये प्रशस्तियां जो होती थी, ये ब्राह्मण लोग जो थे राजाओं के दरबार में वो उस समय लिखा करते थे। अब देखिए एक उपलब्धि के बारे
कई शासकों ने उपलब्धियां बनाई है, पर एक यहाँ पर दी गई उदाहरण के लिए, ये संस्कृत में लिखी हुई, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना और अपनी नोटबुक में इसको उतार लेना। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश की शासक जो थे, एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। उन्होंने काम क्या क्या किया था, उन्होंने प्रशस्ति पत्र के अंतर्गत लिखवाया था। जैसे कि आंध्र सेंधव यानी कि ये सिंध में है, अभी विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। ये राजा उनके आगे धराशायी हो गए, जबकि वो उस समय क्या था, एक राजकुमार था। और नागभट्ट जो था उस समय एक राजकुमार था, राजा भी नहीं बना था उस समय। तो उसने क्या करा, उनको हरा करके ये सारे जो राज्य जो थे उन्होंने अपने अंदर मिला दिए। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुक्त को भी विजिट किया था। उन्होंने वंग यानी कि ये बंगाल का हिस्सा था, अनर्थ गुजरात का हिस्सा था, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ईरान वनवासी तुरुष्क तुर्क वर्ग समाज से दोनों राजा उत्तर भारत के राज्य थे। इन सबको इन्होंने हरा करके इस नागभट्ट ने और उन सारे साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तो एक नागभट्ट की उपलब्धि इसमें दी हुई है, प्रशस्ति पत्र पे लिखा हुआ है। इसके अनुसार इतिहासकार बतला सकते हैं कि उस समय कितने वीर थे, कितने क्या थे, ये सब इसमें कितने युद्ध कौशल थे, ये सारा इसमें होता है। फिर देखिए, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करके पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ऐसे ही है, जैसे कि अपन अपने स्कूलों में उदाहरण रहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे बहुत सारे पुरोहित रहते हैं। पुरोहित का नाम भी सुना होगा, तुम्हारे जैसे होंगे भी सही। अब उनको क्या करते थे, हवेलियाँ देते थे। पुराने जमाने के अंदर राजा उनको ये दान करते थे। वो ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय, उनके दरबार में वो कार्य करते थे, इस प्रकार के काव्य पाठ रचना किया करते थे ना। तो उनको ये भूमि देते थे। वो जो ये चीज उनको देते थे वो क्या है कि अपनी प्रशस्ति के अंदर लिखवाया करते थे। ये एक ताम्र पत्रों पर लिखित होती है, तांबे के पत्रों के ऊपर लिखी जाती है। जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे उसको राजा अपनी प्रशस्ति में लिखवाता था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये इस प्रकार का प्रशस्ति पत्र, इसमें कड़ी भी लगी हुई है, एक पुस्तक के समान इसको बनाया जाता है। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी के एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मुहर भी लगी हुई होती है। अब इस चीज को अपने को कॉपी के अंदर उतारना है, ठीक है। आगे का जो है अपन उसको अपन अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिखो। प्रशस्तियों से क्या तात्पर्य है? दूसरा है